कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमने इसमें पहले सबसे पहले स्कोप पढ़ा था। स्कोप क्या है? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of September 1872 एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये एक्सक्लूडेड था, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इट, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आर हमें गिवन है अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फिर हमने बात करी अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2E में। अग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एन अग्रीमेंट। मतलब जहां पे एक पार्टी है वो प्रॉमिस कर रही है, दूसरी पार्टी इक्विवेलेंटली क्या कर रही है? कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रही है, और एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं? किस चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं? कि हम कुछ ना कुछ आपको इन रिटर्न देंगे। कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, तो वो क्या बन जाता है? एक अग्रीमेंट बन जाता है। हमने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, ठीक है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, ठीक है ना, जहां पे हम लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं, जहां पे हम केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। और फिर हमने बात करी अग्रीमेंट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो अग्रीमेंट्स हैं वो कौन से होने चाहिए? ओनली बिजनेस अग्रीमेंट्स, ठीक है। सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल ऑब्लिगेशंस या अग्रीमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल क्या था कि एक फादर ने अपने बच्चे को प्रॉमिस कर दिया दैट आई विल गिव यू पॉकेट मनी ऑफ ₹20,000 पर मंथ, ठीक है। सिर्फ ये बात बोल दी कि मैं हर महीने तेरे को 20,000 रुपए दूंगा। तो बच्चा जो है वो पापा के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। वाई बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट, ठीक है ना। ऐसे ही हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको नेकलेस दूंगा, तो वो भी वाइफ जाके अगेंस्ट अपने हस्बैंड के केस नहीं कर सकती कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं नेकलेस गिफ्ट करूंगा बट नहीं किया। व्हाई? बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। इफ आई प्रॉमिस माय मेड दैट आई विल हेल्प योर सन स्टडी, ठीक है, तो वो अगर मैं नहीं कराती, उसको पढ़ाती नहीं हूँ, तो वो मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ सोशल अग्रीमेंट, ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन है। या मैं किसी और को बोल देती हूँ यार मैं तेरी हेल्प करूंगी तेरा डॉग ढूंढने के लिए, ठीक है। या मैं कह देती हूँ कि मैं मॉरली एक अच्छा इंसान बनूंगी, आई वोंट डू दिस पर्टिकुलर थिंग या कुछ भी। तो ये सारे जो मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं दे डोंट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। फिर हमने बात करी अग्रीमेंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट इज ऑफर? ऑफर क्या होता है? ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड। और बनो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम इतना टेक्निकली पढ़ चुके हैं कि हमारे को ऑफर का की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। ऑफर क्या होता है हमारा? एक इंसान when a party signifies his willingness, ठीक है, where a party signifies his willingness to do something or not to do something in order to obtain the assent of another party, he is said to have make a proposal या offer, ठीक है। और फिर हमने एक और बात करी थी, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो हमने कहा था ऑफर और प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है? एक जैसी है क्या? एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की डेफिनेशन एक जैसी है? जल्दी बोलो। वेरी गुड। एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस की डेफिनेशन एक ही है, और वो कौन सा सेक्शन के अंदर गिवन है? हम्म, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की एक ही डेफिनेशन है, कौन सा सेक्शन? श्योर।
ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। फिर हमने बात की कि अग्रीमेंट जो है दैट इज अ वाइडर टर्म देन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने एक फ्रेज पढ़ा था यहाँ पे, क्या था? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी हमने पढ़ा था ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स कमेंट। ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आंसर क्या देना था रामेश? हमने कहना था, क्या कहना था? बोलो। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आरफ पहले आप डेफिनेशन दोगे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन अग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। सो दैट मीन्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट to become a contract, for an agreement to turn into a contract, it is important that it creates a legal relationship. जहां पे legal relationships नहीं आ रहे, ठीक है ना, वो भी अग्रीमेंट्स हो सकते हैं। वो किस तरह के अग्रीमेंट्स है? सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल अग्रीमेंट्स हैं। और वो अग्रीमेंट्स जो है जब हम उनको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते तो वो सिर्फ क्या रह जाते हैं? अग्रीमेंट्स रह जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर हमने कहा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे गिवन है? सेक्शन 10, ठीक है। और हमने ऐसे कहा था कि सेक्शन 10 के अंदर गिवन है और इसके 10 पॉइंट्स, तभी हमें याद रहेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कितने हैं? 10 हैं और सेक्शन 10 के अंदर ही गिवन है। उसमें से देखो कुछ ये जो 5 है ये तो एक्ट में स्पेसिफिकली दिए हुए, ठीक है। इट इज गिवन बाय अंडर द एक्ट, सेक्शन 10 के अंदर, एक्ट के अंदर ये स्पेसिफिकली गिवन है दानिश। लेकिन ये जो है ये अलग स्पेसिफाई नहीं किए हैं, पर फिर भी इसके बिना एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। पहला हमने पढ़ा था अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है? अभी हम पढ़ के हटे हैं, क्या है? हाँ जी, अग्रीमेंट, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखी, अग्रीमेंट हमने बताया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वेरी गुड। फिर हमने बात की लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हुई थी। हाँ जी, हमने कहा चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट इलीगल था। अब ऑब्जेक्ट कैसे इलीगल हो सकता है? आरफ हमने एक एग्जांपल किया था क्लास में कि जहां पे एक रॉबरी हुई मेरे घर में, ठीक है। मैंने चोर को पकड़ लिया और चोर को मैंने कहा कि मैं तेरे अगेंस्ट जो केस है वो नहीं करूंगी अगर तो जो तूने मेरा सामान चोरी किया वो वापस कर दे, ठीक है। तो क्या होगा? उस टाइम तो चोर ने कह दिया कि ठीक है मैं कर दूंगा वापस, और मैंने उसके अगेंस्ट केस जो है वो नहीं करा। अब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट इलीगल है, अनलॉफुल है, अगेंस्ट द लॉ है, क्योंकि जिसने चोरी करी उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? मैं बढ़ावा दे रही हूँ चोरों को, उनको डर नहीं रहेगा ना कल को। इस वजह से अब क्या हुआ? कल को मैं पुलिस वालों के पास जाती हूँ कि मैंने चोर को पकड़ा और चोर मुझे कहता है मैं सामान वापस दे दूंगा, बट उसने दिया नहीं, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? आई कैन नॉट लीगली इन्फोर्स। वो कहेंगे देखो आपने खुद ही चोर को जाने दिया, आप उसी टाइम हमें बुलाते तो हम हेल्प करते, ठीक है। तो ये क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो एग्जाम्पल था ये क्या था? ऑब्जेक्ट जहां पे लॉफुल नहीं है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो सिर्फ एक अग्रीमेंट रह जाए। फिर हमने कहा लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है शायद वो ओके है। अब वहां पे क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल हमने किया था कोकेन का। कोकेन का एग्जाम्पल याद है? क्या था? ड्रग्स वाला। किसी को क्लास में याद है क्या करा था हमने? हाँ, ये था कि ए ने बी को बोला कि मैं तुझे अपना घर बेच देता हूँ, उसके बदले तू मुझे इतना केजी ऑफ कोकेन दे दे। अब यहाँ पे घर बेचना इज फाइन, वो लीगली आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो अगर वो कंसिडरेशन आते हैं। बट यहाँ पे जो कंसिडरेशन है इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, दैट इज अनलॉफुल बिकॉज डीलिंग इन कोकेन और एनी टाइप ऑफ ड्रग इज अगेंस्ट द लॉ, क्लियर, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसीज। तो कह रहे हैं ऐसा भी अगर तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसकी कंसिडरेशन भी अगर अनलॉफुल है, लीगल नहीं है, तो आप एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ठीक है बच्चे।
उसके बाद हमने कहा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसके ऊपर पूरा यूनिट है कंसिडरेशन के बाद वाला। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, बताओ हु आर केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, the person should be a major, that is 18 years, at least 18 years of age. Second, sound mind, the person entering into a contract should be of sound mind. ठीक है, मतलब unsound mind, lunatic या person with some other mental illness or disorders cannot enter into a valid contract. Third, हाँ जी, not expressly declared disqualified from entering into a valid contract for the time being in force. अगर किसी लॉ ने स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल या एक पर्सन को मना कर दिया कि तुम ये जो है इसके साथ तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अनलॉफुल होगा, तो मतलब वो कहाँ पे है, कौन से सेक्शंस में? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमारे पास सेक्शन 11 बता रहा है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली अगर लॉ ने बोल दिया कि आपने इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, और अगर आप करते हो तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल हमने किए थे, कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है, कन्विक्ट्स, ठीक है, फॉरेन एनिमीज, कुछ, हाँ जी, टेररिस्ट, हाँ, क्रिमिनल्स, कन्विक्ट्स एक ही बात होती है, ठीक है। ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमने कहा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, हमारा जो कंसेंट होना चाहिए, जो हमारी हामी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ कोर्शन। कोर्शन क्या होता है, फिजिकली थ्रेट जब हम करते हैं, ठीक है, डिटेल्स बाद में करेंगे। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जहां पे एक पर्सन हैविंग अ हायर अथॉरिटी ओवर यू कोई आपको चीज बोल देता है, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे ये जो पेन है, मैंने एग्जाम्पल उस टाइम पे पेन पर दिया था कि या उसकी वॉच का मैं दिया था, ठीक है, कि मैं उसकी वॉच उसको कहती हूँ कि मुझे सिर्फ सपोज 30,000 रुपीज से पहनी है, मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे जो अपनी वॉच है वो सिर्फ 1,000 रुपीज में बेच दो, ठीक है, और वो ये सोचता है कि चलो मैम ने मांगी है मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ माई पोजिशन इन हिज हेड, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट दैट आई होल्ड फॉर हिम, ही इज रेडी टू सेल इट टू मी फॉर 1,000, बट उसकी वैल्यू नहीं है एंड उसकी विलिंगनेस नहीं है, उसकी फ्री विल नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि यार उसकी वर्थ 30,000 रुपये, उसको मैं 25,000 से कम का नहीं बेच सकता। फिर भी मैं वो मुझे बेच रहा है उस टाइम पे मेरी बातों में आके 1,000 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड फ्रॉड, ठीक है। ये तीनों मैं उस टाइम पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, हमने जबकि पहले डिस्कस की हुई, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, अगर ये सारे प्रेजेंट होते हैं तो हमारा कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होता, एंड इट बिकम्स अ व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी अवॉइडेड बाय अ पार्टी जो कि परेशान है, बाय द प्लांटिव, राइट। तो इसके बाद क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर सेक्शन 24 to 30 and 56। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये वॉइड है, तो उनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कोई भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर कुछ कर रहे हैं, अनलॉफुल कर रहे हैं ये, या फिर हम क्या कर रहे हैं, डिफ्लेमेटरी कर रहे हैं, किसी की इज्जत कम कर रहे हैं, ठीक है ना, गलत कर रहे हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, विच आर नॉट विच आर स्पेसिफिकली मतलब कि डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर द लॉ, ठीक है। तो अगर ऐसे हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। फिर ये वाले जो एसेंशियल है बट फिर जैसे टू पार्टीज, अब कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इंसान अपने साथ नहीं कर सकता, हमने एग्जाम्पल किया था,
ठीक है। हमने कहा जहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व क्या हो रही है, खत्म हो रही है, वहां पे उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, रियलाइज होते हैं। तो क्या हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म ने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज करे और कुछ एसेट्स पार्टनर्स को मिल गए। ठीक है। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर खड़ा हो गया कि मैं ये जो तुमने फॉर्म में एसेट सेल किए हैं, उसको सेल इंस्टेड ऑफ रियलाइजेशन, उसने कह दिया जो सेल किए हैं पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर्स को एसेट्स, इसको मैं टैक्स दूंगा, ये सेल ट्रांजैक्शन है। तो कोर्ट कहती नो, इट इज नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन। व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनर्स आर वन। वो कंपनी थोड़ी ना है, कंपनी थोड़ी ना है, ये क्या है, एक ही चीज है, उन्होंने अपनी ही चीज बिजनेस से बाहर निकाल ली है। तो इस वजह से कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी। ठीक है। फिर हमने कहा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जो भी डोमेस्टिक रिलेशंस होंगे, या जैसे हमने उस दिन बात की थी कि साहिल सर ने आके क्लास में बोला कि जिसके भी 90 मार्क्स या 90% से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी हुए या ओवरऑल भी हुए, तो मैं उसको कोई ना कोई अवार्ड दूंगा, है ना। तो तुम जाके उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है, कोई हाँ अग्रीमेंट रह गया वो, सिर्फ वो वैसे अग्रीमेंट भी नहीं, एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम सिर्फ अग्रीमेंट भी कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको, हस्बैंड जा रहा था फॉरेन, हमने ये वाला करा था यहाँ पे एग्जाम्पल, कि हस्बैंड फॉरेन जा रहे थे, उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने आपको वहां से कुछ ना कुछ पैसे भेजूंगा, जबकि वो सेपरेटेड नहीं थे, वो सिर्फ ऐसे ही गए। तो उन्होंने ही फेल्ड टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू हिज वाइफ। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, वाइफ कैन नॉट लीगली परस्यू अगेंस्ट हर हस्बैंड। Why? Because it was not intended to create any legal relationship, right? ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। आप कह रहे हैं कुछ ऐसे से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें लीगली आपको कुछ ना कुछ जो है करना जरूरी है। जैसे इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड बी रिटन। तो ये क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ स्टैंपिंग हो, कुछ रजिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीजें क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। तो लीगली इंपॉर्टेंट है, तो कह रहे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज अगर इंपॉर्टेंट है तो वो फुलफिल करनी जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो कह रहे हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो कि अनक्लियर हो। एग्जाम्पल हमने क्या था कि सपोज आई एम अ डीलर ऑफ ऑयल, आई डील इन ऑयल्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑयल्स। ठीक है। उसमें अगर डिफरेंट वेराइटी के साथ साथ मेरे पास डिफरेंट क्वालिटीज भी हैं ऑयल की, ए मतलब मैं ए हूँ और बी ने मेरे पास आके कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चे कि मुझे 5 लीटर नहीं 50 लीटर तेल भेज देना। ठीक है। उसने चलो ये तो मुझे पहले तो उसने मुझे ऑयल की वैरायटी नहीं बताई, एक तो ये हो सकती है अनसर्टनिटी, चलो उसने मुझे बता भी दिया कि मुझे मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसमें उसने मुझे क्वालिटी नहीं बताई। हो सकता है मेरे पास 1200 का भी तेल है, मेरे पास हो सकता है 3200 रुपए का भी तेल है, 2800 का भी है, उसने मुझे बताया नहीं कि मुझे कौन सी क्वालिटी ऑफ ऑयल चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर नहीं है। अगर मैंने भेज दिया 3000 वाला ऑयल और उसको चाहिए 1200 वाला ऑयल था, हो गया कन्फ्लिक्ट। तो कह रहे तभी जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, जो मीनिंग होना चाहिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, दे शुड बी क्रिस्टल क्लियर बिटवीन द पार्टीज। ठीक है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो परफॉर्मेंस लायक भी तो होना चाहिए। अब मैं कह दूं कि आप मुझे अपना ये जो घर है ये मेरे नाम कर देना, अगर मैंने यहाँ पे जादू से गोल्ड निकाल दिया, तो क्या पॉसिबल है, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि मैं गोल्ड ट्रेजर्स जो है विद मैजिक यहाँ पे निकालूं? नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे बकवास से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है या अग्रीमेंट्स है, दे आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स।
क्लियर? कि तुम कल को कह दो इसने मुझे कहा था कि घर मेरे नाम कर दिया और मैं सोना निकालूंगा, इससे सोना निकाला नहीं, मैं तो घर नाम कर दिया। लॉ कहेगा तू पागल है, आर यू इनसेन इफ यू एक्चुअली यू नो ये बात सुन रहे हो और तुम इसको फॉलो कर रहे हो और तुम इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, है ना? तो कह रहे हैं इट शुड बी पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। क्लियर? फिर हमने, ठीक है, यही करा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, वही वाले से मैंने एक्सप्लेन किए हुए। फ्री कंसेंट को हम कंसेंसस एड इडियम भी कहते हैं, मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ पार्टी सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली हमने कर लिया था 18 इयर्स का होना चाहिए, साउंड माइंड, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। नॉट डिस्क्वालिफाइड कौन से होते हैं बताओ, कौन से डिस्क्वालिफाइड है? इंसॉल्वेंट्स, इंसॉल्वेंट कौन होते हैं? बैंक, ठीक है। कन्विक्ट्स, जिनके मतलब टेररिस्ट हो गए, जिन्होंने गलत काम किया, उनको मना किया हुआ है। एलियन एनिमीज मतलब फॉरेन एनिमीज, जिसको हम कर सकते हैं फॉरेन सब्वर्जन एक्सेट्रा। अब कंसिडरेशन क्या होती है? क्विड प्रो क्यो, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समथिंग इन रिटर्न, कह रहे कोई भी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके लिए कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अ कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? एक्सेप्शंस करेंगे, सेक्शन 25 होता है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये कल को आप मुझसे पूछो, एक्सेप्शंस होती हैं, पर यहाँ पे नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं होता। क्लियर? फिर सेक्शन 23 के अंडर बताया हुआ है कि कौन से लोग जो है प्रोहिबिटेड अंडर लॉ है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है, कोई मतलब अगर फ्रॉड कर रहे हो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मैंने बताया, कॉजेज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, या फिर इमोरल है। ठीक है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड कौन से होंगे? प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो ये वाले सारे आ जाएंगे प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कौन से है? फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बोलो उसका नेक्स्ट क्या लिखा है? रीड एंड से बच्चे, इफ यू से इट बी मतलब रिटेंशन ज्यादा रहेगी। फिर से बोलो, फ्रॉडुलेंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कॉजेज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी एंड इमोरल। ये क्या है? कॉजेज इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, डिफ्लेमेशन, आप किसी की इज्जत खराब कर रहे हो, ठीक है, तो वो है कॉजेज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी तो फिजिकली ही होगी। इमोरल, एनिमल्स को मार रहे हो, ठीक है, किसी का घर तोड़ दिया, गाड़ी फोड़ दी, ये क्या इमोरल है? नहीं करना चाहिए। किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिया आपने, किसी का मंदिर के बाहर जाके कुछ कर रहे हो, किसी के घर के बाहर कुछ गलत कर रहे हो, तो ये क्या है? इमोरल है। नॉट डिक्लेयर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, वही प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फिर से बोलो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ कौन से थे जनरली? फ्रॉडुलेंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हाँ जी, cause does not cause, जो क्या करते हैं cause injury to person in property task, immoral। फिर से बोलो, fraudulent, इकट्ठे बोलो, 1 2 3, fraudulent, opposed to public policy, causes injury to person and property, immoral। ये कौन से है? prohibited by law है। फिर हमने कहा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड, जो प्रोहिबिट कर दिया, जो लॉ ने कह दिया, ये 4 चीजें। सेकंड क्या है? इलीगल, जो वही बात है, इलीगल बोल दिया, स्मगलिंग इलीगल है, ठीक है, चोरी इलीगल है, ठीक है। वॉइड, वॉइड क्या होता है? हाँ, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? थ्रेट टू कमिट मर्डर, ये किसके अंडर आ जाएगा? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अपोज टू मतलब तुम किसी को धमकियां दे रहे हो, हरास कर रहे हो, ये क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। डिफ्लेमेटरी, वही वाली बात होगी, मैंने कहा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं इनके, किसके? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड के। अब याद रहेंगी ये दोनों चीजें, सेक्शन 23 का प्रोहिबिटेड बाय लॉ 4 चीजें हैं। फिर से बोलो, फ्रॉडुलेंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कॉजेज इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, एंड लास्ट क्या है? immoral। फिर हमने कहा ये नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, इसमें ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड बाय लॉ वाली। फिर इलीगल एंड वॉइड, बस। ठीक है, अब क्लियर है दिमाग में? क्योंकि पेपर में अगर ये आ गया तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझ आई? अगर अलग से उन्होंने बाइफिकेशन पूछ ली तो। आ रहा? लर्न हो रहा है?
उसके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हमने कहा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहला बेस्ड ऑन इनफोर्सिबिलिटी, सेकंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड थर्ड बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। इनफोर्सिबिलिटी, सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जिसमें 10 एसेंशियल्स हैं पूरे के पूरे, मतलब क्या अग्रीमेंट है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है एंड एसेंशियल्स, 10 एसेंशियल्स जो हैं वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर अब हमने देखो, मैं एक चीज और बताना चाहती थी, आपने क्या करना है, अलग पेज लेना है या क्लिप्स होती है थोड़ी जो चौड़ी वाली होती है, या कोई भी एक पेज अलग से, या फ्रंट में अगर आपने फर्स्ट पेज छोड़ा है, आपने उसमें सारे सेक्शंस लिखने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, चाहे एंड में लिखो चाहे फ्रंट में लिखो, कहीं पे भी या अलग से चिपका के किसी भी तरीके से आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे सेक्शन लिखने स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप लास्ट डे में पढ़ रहे होगे तो आपके पास सारे सेक्शन बनाए, उसके आगे लिखा हुआ है कि कैसे लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमने करा सेक्शन 2B, आप ये तो ठीक है, 2E किसका है, 2H किसका है, 2I किसका है, J किसका है, सेक्शन 25 क्या है, 11 क्या है, 10 क्या है, ये सारे के सारे आपने लिखना है। क्योंकि अब यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है, हमें पता I J A E B जो भी है, हमारे पास सारे सेक्शंस, वो स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दो। और उसके आगे कि कौन से सेक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सेक्शन है, अग्रीमेंट का कौन सा है, अग्रीमेंट और प्रॉमिस उनकी डेफिनेशन कैसी है, ऑफर, तो सारी की सारी आपको जो जो है सारे सेक्शंस प्लस उसके आगे एक्सप्लेनेशन, बस एक लाइन का, ताकि आपको लास्ट डे पे अलग अलग जगह पे देखना ना पड़े कि कौन से किसके वो है। और साथ में एक और कॉलम बना लेना, पहला आपने बनाया सेक्शन नंबर, दूसरा आपने बनाया कि क्या टॉपिक है, थर्ड केसेस, या फिर अलग से नेक्स्ट पेज पे टॉपिक और उसके आगे कौन सा केस था। क्लियर? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर क्या था, हस्बैंड वाइफ सोशल एग्रीमेंट, सॉरी वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास वो था स्मोक बॉल वाला, वो कौन सा था, वेरी गुड, जनरल ऑफ, देखा आ रहा है ना, अभी आ रहा है क्योंकि अभी हमने रिसेंट किया है, पर हम चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें, तो अलग से उसके भी सारे केसेस लिख लेने हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 2J के अंडर गिवन है, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि पहले क्या थे, वैलिड थे, ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पहले वैलिड थे, बट अब वो क्या करते थे, सीज टू बी इनफोर्सेबल। क्या हुआ, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज this ceases to be enforceable, ये definition है, it ceases to be enforceable by law because it ceases to be enforceable। मतलब पहले तो देखो वो valid थे, but due to certain happening, कुछ ऐसा हुआ, लॉ चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, कि एक पहला अर्लियर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। व्हाई? बिकॉज इट इज नाउ कंसिडर्ड void, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जैसे एक्स जो है, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना था, वो मर गया, उसे क्या करना था, राइटिंग पब्लिशिंग वाले बुक का था, हमने कहा था कि एक एक्स ने जो है किसी पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम ये बुक जो है पब्लिश कर दियो, एक्स मीनवाइल मर गया, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो सकता है, नो, व्हाई? बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एक्स which was not foreseen, ठीक है, it was unforeseen because of certain special circumstances which were not known at the time of entering the contract। क्लियर? ऐसे एक और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि फैक्ट्री में आग लगी, तो जो शुगर थी वो नहीं हो पाई डिलीवर, क्यों? क्योंकि आग लग गई। अब आग लग गई, इसमें किसी की गलती तो नहीं है, ना ओनर की और ना ही जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया था उसकी, ठीक है। इसलिए एन अर्लियर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज टर्न्ड इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी ये कहाँ पे गिवन है, अंडर सेक्शन 2I। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल के आगे ए लगा दो तो हमारे को याद रहेगा, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो कि अवॉइड हो सकते हैं एट द ऑप्शनल ऑफ वन, कौन सी पार्टी, विच इज अग्री, ठीक है, जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है या जिसके साथ फिजिकली थ्रेट किया गया है, जिसके
उस केस में हमारा जो कंसेंट होता है, जहां पे फ्री नहीं है, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को जब आप अवॉइड करने का आपके स्वतः ऑप्शन हो जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वो कहाँ के बने, सेक्शन 2I। आ रहा समझ। फिर क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि लॉ आपको कहता है कि ये नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया तो वॉइड माने जाएंगे। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कि वॉइड होते हैं, और ये वॉइड अब इनिशियो होते हैं। क्या होते हैं, अब इनिशियो, वॉइड अब इनिशियो। अभी मैं कराऊंगी नेक्स्ट टर्म, ठीक है। एक तो ये क्या है, हमें डेफिनेशन में सिर्फ ये लिखना है, क्या, द लॉ फॉरबिड्स टू परफॉर्म वॉइड। और उसके अलावा हमने एग्जाम्पल किया, हमने एक और चीज कही थी कि इसके साथ जो भी कनेक्टेड, देखो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट से, कोई भी कनेक्टेड, ये कोलैटरल, कोलैटरल क्या होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ एडिशनल, ठीक है ना, कोई भी कोलैटरल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो लीगल था, लेकिन वो क्या है, इट इज कोलैटरल और कनेक्टेड टू एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इज ऑल्सो वॉइड। पक्का, ठीक है। अब फिर हमने एक ये फ्रेज किया था, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल। व्हाई? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, जो कि बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स आ गए, कुछ भी और रीजन की वजह से वो क्या होंगे, वॉइड हो गए। तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, हम पहले बताएंगे वॉइड कौन से सेक्शन में गिवन है, 2J, 2J में गिवन है, ठीक है। 2J में हम बताएंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हम बताएंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि लॉ स्पेसिफिकली कहता है, फॉरबिड करता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। फिर हम कहेंगे, जैसे हम एग्जांपल दे देंगे, हम कहेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो पहले वैलिड था, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस, अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था अब वो परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए ये वॉइड हो गया। लेकिन जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू से ही वॉइड था, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक नहीं था, ठीक है, क्योंकि लॉ पहले से ही मना करता था, जैसे स्मगलिंग, मर्डर, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इलीगल है। क्लियर? हमने शायद लिखा भी था, ये नहीं लिखा था, लिखा हुआ है। फिर हमने बात करी वॉइड अग्रीमेंट, ये कहाँ गिवन है, सेक्शन 2G, कहाँ गिवन है, सेक्शन 2G। अब यहाँ पे ध्यान दोगे फिर, वॉइड अग्रीमेंट, ऊपर हमने कहा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हमने कहा था वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले वैलिड था, पर क्योंकि कुछ ऐसा हो गया, इट सीज्ड टू बी इनफोर्सेबल, मतलब कि वो पहले चलता था, चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, बट क्योंकि कुछ ऐसा हो गया कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, वॉइड अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो ये ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है या अग्रीमेंट लिखा है। तो वॉइड अग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मींस वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब हमने एंटर किया वो तभी के तभी वॉइड था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, नो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, अनसाउंड माइंड वाले के साथ, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो भी प्रोहिबिटेड है वो सारे के सारे स्टार्टिंग से हमें पता है क्या है, वॉइड अब इनिशियो है, जिनके जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आप एंटर करोगे कॉन्ट्रैक्ट। सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, ये सारे क्या है, वॉइड अब इनिशियो, पहले ही लॉ ने बोल दिया आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल, मतलब इसका क्या है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और ये इसकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्या था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन लॉ, टेक्निकल डिफेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सारे भी इसमें आ जाते हैं, पर हम ये वाला मत लिखना, ड्यू टू चेंज इन लॉ एंड टेक्निकल डिफेक्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउन शुगर से ना वो बनती है, मैंने भी अपने हस्बैंड से पूछा था, ये ना
क्या होता है जब हम सीरा बना, गुड़ पता है, गुड़ की प्रोसेसिंग होती है, सीरा बनता है पता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है, उसको नशे के लिए यूज करते हैं। मैंने भी सेम एग्जाम्पल, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने फैक्ट्री है, हाँ हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज ब्राउन शुगर, ये इलीगल क्यों है। तो उन्होंने कहा कि उसका कुछ बाय प्रोडक्ट होता है ब्राउन शुगर का, जिसको लोग जैसे ये जो होते हैं फार्मर और ये सारे जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ये नशे के लिए यूज करते हैं, इससे नशा होता है, उसकी बाय प्रोडक्ट। हाँ हाँ। मुझे भी नहीं पता था, मैंने पूछा था तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, कह रहे हमारी फैक्ट्री में सीरा बनता है, उसका जो कुछ बचा होता है उससे नशा होता है, तो तभी वो ब्राउन शुगर कह रहे हैं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, कंसिडरेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, बस क्या कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गए, जैसे स्टैम्प नहीं हुआ, साइन गलत हो गए, ठीक है, पोस्ट करना था, कुछ उसमें गड़बड़ हो गई, एड्रेस गलत हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं, टेक्निकल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो या फिर एक और हमने बात कर रही थी, टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन। टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन, एक डेट जो है, अगर कोई भी, किसी ने मेरे से पैसे लेने थे सपोज, ठीक है, मैंने उसको पैसे देने थे, अब उसने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, एक बार भी ट्राई नहीं किया 3 सालों में कि पैसे वापस आ जाए, कोई केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया टू रिकवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम मी फॉर 3 years, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन, ठीक है। तो ऐसे डेट के अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता। 3 years, हाँ जी, गिवन, इट इज स्पेसिफिकली गिवन इन द एक्ट, इस एक्ट के अंदर बार्ड बाय लिमिटेशन में, ठीक है। तो कह रहे हैं एक डेट जो कि क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया, जिसको 3 साल हो गए, जिसके लिए कोई एक्शन नहीं हुआ फॉर रिकवरी, कोई हमने लड़ाई नहीं करी, कुछ नहीं किया, एक बार रिमाइंड भी नहीं कराया कि प्लीज मेरे पैसे दे दो, कुछ भी नहीं, एक्शन कोई भी नहीं लिया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम बार्ड। और ऐसे डेट के अगेंस्ट आप 3 साल के बाद केस नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, ब्लैक और व्हाइट, हाँ उसमें क्या है, आपने अगर देखो ब्लैक मनी अगर आप डिस्क्लोज करोगे और गवर्नमेंट को पता चल गया ब्लैक मनी, तो पहले तो आपके सिर पे पड़ेगी ना। हाँ, ये लिखेंगे थोड़ी ना, वो तो आपके ऊपर है, ओनर्स इज टू प्रूव ऑन यू। जो ओनर्स होता है, मतलब जो ओनर्स किसको कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव योर सेल्फ करेक्ट इज ऑन यू, नॉट ऑन द लॉ। वो आप एक्सप्लेन करोगे ये वाइट है। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास आया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमारे पास थे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं इन वर्ड्स रिटन और ओरल, जो कि बोले गए या लिखे गए शब्दों में हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इम्प्लाइड वाला, पॉलिश वाला, ठीक है, इसमें और डिटेल में नहीं जा रही। टेस्टेड कौन सा था, एटीएम, जो भी क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है पे एटीएम मशीन। उसके बाद ई कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जो कि ईमेल से, हाँ ठीक है कह सकते हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से हम एंटर करते हैं, जहां पे एक जो है हम जुड़े होते हैं थ्रू एन इंटरफेस ईडीआई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, उसमें एक साइड पे सेंडर है, मतलब सॉरी एक साइड पे सेलर है, दूसरी साइड पे बायर है, और हम वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं, जैसे कि नॉर्मल आजकल चल रहे, जैसे अजियो से हमने कर ली सेल, सेल परचेज हो गई, अमेजोन से हो गई, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ जी, ये आपकी वो चेरी मैम ने बताया था, मैंने आपको कुछ और बताया था। नहीं, लॉ बाइंड करता है, पार्टीज के बीच में नहीं हुआ होता, बट लॉ जो है वो हमारे ऊपर इन्फोर्स करता है। फिर से सुनेंगे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, पार्टीज है एक दूसरे के साथ आपस में क्या, बट ये क्या हुआ, लॉ ने मेरे ऊपर इन्फोर्स कर दिया, क्या करा, लॉ ने मेरे ऊपर इन्फोर्स कर दिया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल,
हाँ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। सेकंड, वो वाला याद है हमने गलत डिलीवरी कर दी थी, ठीक है, तो वहां पे उसने कंज्यूम भी कर लिए, तो कोर्ट ने क्या कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप वापस करते, आपने वापस नहीं किया, आपने फायदा उठाया, तो अब आप पैसे दोगे। क्लियर? आर यू फॉलोइंग और डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? श्योर, देन व्हाई आर यू यूजिंग योर डिवाइस? ठीक है, कौन सा सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। हाँ, यही कह रहा है ना बच्चे भी। यही है ना, देखो, express contract is the term expressed by word or body. Section 9 of the Act provides that if the proposal or acceptance of any promises made in words, the promise accepted. अब सेक्शन 9 के डेफिनेशन दे रहा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की, समझ गए क्या है? जो सेक्शन 9 में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन दे रही है, ये क्या सेक्शन 9 में बताया है, और एक्ट प्रोवाइड्स, बताता है that if any promise made in words, the promise said to be expressed. ठीक है, आज सेक्शन 9 ये है, ये अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे क्या हुआ कि पार्टीज के बीच में कुछ एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ। अब क्या हुआ, मैंने ऑक्शन सेल करनी, ठीक है, ऑप्शन सेल करनी है, तो अगर आप सबको एडवर्टाइजमेंट, अगर पहले मेरे को बताओ, हम और भी पढ़ चुके हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट है कि ऑप्शन सेल हो रही है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। क्या है? इट इज एन इनविटेशन टू द ऑफर, कि तुम आओ और मुझे ऑफर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेल हो रही है। अब आप सारे यहाँ बैठे, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि आप सारे मेरे को ऑफर देने के लिए बैठे हो, यूर ऑल बिडर्स हियर, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल कर रही हूँ, इसका मतलब मैं सेलर हूँ, ठीक है ना, जो भी है अब लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, आप सारे बिड करना शुरू कर देते हो, फॉल ऑफ द हैबिट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बस एक बार ये बात हुई कि हाँ बोली लगी, मतलब जो भी होता है 9.1 9.2 9.3 हो गए, सोल्ड फॉर नथिंग। द फॉल ऑफ हैमर, और ये जो आवाज आ गई, दिस इज द फॉल ऑफ हैमर implies that the contract has been made between Anushka and I because of her bid, जो उसने बिड दे दी है उसकी वजह से। मैंने ये नहीं बोला ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर, नहीं, मैंने वो जो हैमर जो गिरा, वो क्या है, साइलेंटली हम दोनों को बाइंड कर रहा है बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? श्योर? और जो ऑप्शन सेल के लिए बुलाया श्वेता, वो क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है। क्या होता है बच्चे? और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, आप आ चुके हो, इनविटेशन तो आ गया था तभी आपसे, अब आप सारे यहाँ पे उनको ऑफर दे रहे हो, ऑफर जिसका मुझे पसंद आया, हैमर मारा, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हैमर है ये क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जो आप सारे आए वो इनविटेशन टू ऑफर था। समझ गए फर्क? ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास पहले क्या आते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे आते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच हैव बीन परफॉर्म्ड, विच हैव ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड, जो कि परफॉर्म हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, मैं नीचे गई दुकानदार के पास, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, मनचंदा वाले के पास, मैं कहती हूँ कि भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है, उसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उसने साथ के साथ मुझे 1 किलो चीनी दे दी और मैंने उसको पैसे दे दिए, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, बस साथ ही लेन देन हो गया, मैंने भी अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, पैसे दे दिए, उसने मुझे सामान दे दिया, खत्म। ये क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे एक पार्टी के पॉइंट से नहीं हुआ,
चाहे दूसरी पार्टी के पॉइंट से नहीं हुआ, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगी, एक बार डेफिनेशन समझ लो इसकी। Consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration has to be performed in future. अब क्या कह रहे हैं? Consideration is reciprocal promise और obligation समझा होता ना। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि चाहे अभी मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया और इन रिटर्न मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, मुझे किसी चीज के लिए प्रॉमिस कर दिया, मैंने इन रिटर्न आपको प्रॉमिस कर दिया, तो ये क्या है? प्रॉमिस आर क्लियर कंसीडरेशन फॉर ईच अदर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट मिलती होता है। तो क्या करें यहाँ पे? प्रॉमिसेस जो है यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो क्या कंसिडरेशन है? किस चीज की? कि हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं। श्वेता अनुष्का समझ आ रही है? श्वेता पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन क्यों लिखा है? किसी चीज को मना करने के लिए भी होता है, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ी है, फॉरबिड किया है, समथिंग, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ऑब्लिगेशन लिखा है। किसी चीज का मैंने आपको कि अगर आप केस में अगर एविडेंस आपसे एविडेंस नहीं करोगे, ठीक है, प्रूफ नहीं है और आप सब कुछ नहीं करोगे, आप और इसके नाम बेसिकली है नहीं, वहाँ का दूसरे यहाँ पे क्या कहते हैं और ये प्रॉमिस करती है मेरे साथ और मेरे साथ मेरे ट्रांसफर कर ना डेट जब ये ना कोई ट्रांसफर कर देती है, मैंने क्या करता है प्रोसेस कर दी और वो कंसिडरेशन देगा फिर हमारा स्टूडेंट कंसिडरेशन एक फैक्टर, ठीक है, ये और कंसिडरेशन ये ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। जो दिमाग में बात आती है तो ये कम्युनिकेशन ऑफ मॉडर्न उसमें मैंने पढ़ा दीक्षित का वहां की सभी मुझे वहां कुछ बोला नहीं था ये दोनों तरह का ठीक है good। फिर हमारे पास दो तरह के एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल होता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी एंड द अदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड, जहां पे एक ने परफॉर्म कर दिया मोहित और एक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। एग्जाम्पल हमने कहा था कि एम ने एडवर्टाइज करी अ पेमेंट ऑफ ₹5,000 में अवार्ड ऑफ 5,000 फॉर हूसोएवर फाइंड्स हिज मिसिंग डॉग। ठीक है, उसका डॉग गुम हो गया था, उसने कहा कि जो कोई भी मेरा डॉग ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 का अवार्ड दूंगा। मिस्टर बी ने डॉग ढूंढ लिया और वो ले आया, तो मिस्टर बी के पार्ट पे तो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया ना, डॉग ढूंढ के लाया, इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन हिज पार्ट। लेकिन अभी तक एम ने पेमेंट नहीं की उसको 5,000 रुपए की, तो इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन हिज पार्ट, मतलब एग्जीक्यूटरी है अभी। यूनिलेटरल, एक साइड से परफॉर्म्ड है बी की साइड से, दूसरी साइड से अभी आउटस्टैंडिंग है, तो जो आउटस्टैंडिंग है जब वो परफॉर्म हो जाएगा तब वो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा। उतने टाइम पीरियड के लिए जब तक कि अवार्ड पे नहीं हुआ वो क्या है बच्चे? एग्जीक्यूटरी है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बायलेटरल क्या होता है? जहां पे अभी ऑब्लिगेशन या जो हमारा एक्शन है वो दैट इज आउटस्टैंडिंग इन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, अभी दोनों ने परफॉर्म करना है। हमने एग्जांपल क्या किया था कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि तू सॉरी ए ने ऑफर किया बी को कि तू मेरा लैंड खरीद ले। ए ने क्या किया? उसको बोला कि तू मेरे को जो पूरे पैसे दे देगा ना, 1,00,000 रुपया, मैं तभी तेरे को लैंड तेरे नाम दूंगा। ठीक है, इसके बाद बी ने सिर्फ 25,000 इसको दिए और कहा बैलेंस में तेरे को बाद में दे दूंगा।
तो ए ने क्या कहा, उसने कहा चल तू पोजेशन ले ले, कीज दे दी उसको, कहा ओनरशिप या सेल डीड जो है वो मैं तेरे नाम तब करूंगा जब तू बैलेंस पेमेंट दे देगा। तो यहाँ पे भी इसके पार्ट में क्या पेमेंट क्या है, इसके रिमेनिंग 75,000 रुपीज को दे रहे हैं, और उसके पार्ट में क्या है, तो इट इज still execute the form on both the parties, so it is called bilateral contract। ठीक है, फिर प्रपोजल या ऑफर के डेफिनेशन कहाँ गिवन है, सेक्शन 2A के अंदर। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग। चलो अभी ऐसे साथ लर्न करो, सेक्शन 2A क्या है, 2A क्या कहता है, when one person, बोलो, when one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything, आगे पढ़ो, with the with the with the view to obtain the assent of the another party, he is said to have been, मतलब sorry, he is said to make a proposal। फिर से बोलेंगे इकट्ठे, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। सेक्शन 2A, ठीक है, says when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such an act or absistence, he is said to make an offer या propose। फिर से बोलेंगे, when one person, बोलो आरव, दानिश से 1 2 3 स्टार्ट, मेरे को सबकी लिप्स दिखने चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। सेक्शन 2A says when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such an act or absistence, he is said to have made a proposal। फिर से बोलेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। सेक्शन 2A says when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view, बोलो आरव, to giving the assent of the another to such an act or absistence, he is said to have made a proposal। श्योर हो जाएगी ना अब लर्न, एक बारी और रीड करोगे तो पूरी पक्का दिमाग में घुस जाएगी। आज सारी डेफिनेशंस रटनी है घर पे बैठ के, आज के आज, रात होने से पहले, सोने से पहले, मतलब रात हो जाए सोने से पहले सारी डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट से लेके एक्सेप्टेंस तक की सारी डेफिनेशन आपने लिखनी है और लर्न कर लेनी है बाय हार्ट। आज कर लो, कल छोड़ दो, याद याद रहिए, ऐसे रट जाएगी पूरी। फिर एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर क्या है, जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफरर या प्रॉमिसर, जिसको कर रहे हैं ऑफरी या प्रॉमिसी। फिर क्या कह रहे हैं, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट मस्ट बी, मतलब जो पर्सन है ही शुड एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऊपर डेफिनेशन से पढ़ लिया सारा। फिर हमने कहा ये क्यों करते हैं, ताकि हमें दूसरे इंसान का असेंट मिल सके, उसकी एक्सेप्टेंस मिल सके, इसी वजह से हम ऑफर कर रहे हैं ना। फिर उसकी बात किया, जैसे अब एग्जाम्पल था, यहाँ पे कह रहे हैं ए जो है बी को सिर्फ बोलता है कि मुझे शादी करनी है इस साल के एंड में, तो वो क्या है, इट इज अ मेयर स्टेटमेंट। उसने उसको ऑफर नहीं दिया, उसने सिर्फ अपनी एक इंटेंशन बताई कि मैं इस साल के एंड में शादी कर लूंगी। जैसे एग्जाम्पल है, मेरा भाई, मेरा कजन है, उसको मैंने बोला यार तू शादी कब कर रहा है, कहता मैं इस साल के एंड तक कर लूंगा। तो उसने मुझे ये थोड़ी बोला कि तू मेरे से शादी कर ले। शादी कैसे पूछेगा, जब वो पूछेगा विल यू मैरी मी, तो कह रहे हैं ए अगर इफ आस्क्स बी विल यू मैरी मी, तब वो क्या हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा। बट देयर ही सेज दैट आई वांट टू गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और आई वांट टू गेट मैरिड, सिंपल। तो वो क्या है, आप एक्सेप्टेंस नहीं मांग रहे किसी की, कोई ऑफर नहीं कर रहे। जहां पे हम कुछ बोलते हैं विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस और असेंट of the other person, तब वो ऑफर। क्लियर? An offer can be positive as well as negative। इसलिए आप मना कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर कार का एक्सीडेंट होगा
तो जो इस बंदे ने मेरी कार जो है का एक्सीडेंट किया था, वो मुझे बोल देता है आई विल पे यू फॉर द रिपेयर्स, ठीक है, फॉर व्हाटएवर योर डैमेजेस। तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लीज डोंट गो टू कोर्ट, प्लीज डोंट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, एब्सिस्टेंस है, रिस्ट्रेन कर रहे हो, फॉरबेयर कर रहे हो, मना कर रहे हो कि प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफर हो जाएगा। फिर पॉजिटिव तो हमारे को बहुत सारे बताइए। काइंड ऑफ ऑफर, जनरल ऑफर जो कि दिस मेड टू पब्लिक एट लार्ज। एग्जाम इसका केस क्या था, अब देखो, अब मैंने आपको बताया एग्जाम, अब हमारे को ऊपर सेक्शंस में तो पता चल गया कैसे करना है। अब केस स्टडीज यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जनरल ऑफर आगे केस, या पहले ऐसे लिख लो केस का नाम खुला डुला और छोटा सा कॉलम बना लो कि कौन सा टॉपिक है उसका। जैसे आपने लिख दिया कार्लियल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आगे जनरल ऑफर, क्लियर, ताकि आपके सबको समराइज। तो ये हमें पता है, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या थे, इन्फ्लुएंजा वाला था, क्या था कि कंपनी अनाउंस करती है न्यूज़पेपर में कि अगर कोई मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा और अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस, अगर उसके बाद भी यूज करने का इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो मैं तुम्हारे को रिवॉर्ड दूंगा ऑफ £100, ठीक है। कार्लिल जिससे कार्लिल पर्टिकुलर उसकी वजह से उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि मिसेस कार्लिल was entitled to receive the reward because it was a general offer and Mrs. Carlin had already accepted it, ठीक है। फिर याद है हमने जब यही ऑफर वाला किया था तो हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे अभी रिसेंटली 2 क्लास पहले, कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसमें। खोलो पीछे पेज निकालो, ये वाले 3 पॉइंट्स देखो, ये वाले 3 important principle laid down by the court in respect to this case, क्योंकि मैं दोबारा से उस टाइम पे नहीं समझाऊंगी। पहला क्या था, an offer to be capable of acceptance, ये देख लो, an offer to be capable of acceptance must contain a definite promise by the offerer कि अगर तुमने इस तरीके से ये चीज यूज करी तो मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि ऑफरर जो है उसकी तरफ से प्रॉमिस होना चाहिए कि अगर तुमने मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो यूज किया तो फिर मैं तुम्हारे को ये मानूंगा कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मैं ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। चाहे वो अलग से नहीं बोला हुआ, उसने सिर्फ ये ऑफर दिया है, पर वो कह रहे हैं जिस इंसान ने, जो ऑफरर है वो ये बोलेगा कि अगर तुम मेरे स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मेरे प्रोडक्ट को या मेरी पर्टिकुलर बात को मान रहे हो तो ये माना जाएगा कि मैं ऑफर दे रहा हूँ, तुम फ्री हो टू एक्सेप्ट। सेकंड क्या है, इट मे बी पर्टिकुलर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू पब्लिक एट लार्ज, ये हमें पता ही है। थर्ड क्या था कि जिसको अब हमने ऑफर दिया है इट शुड बी मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, जिसके रिटर्न में दूसरा इंसान जो है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा वो एक्ट। जैसे मिसेस कार्लिन ने क्या किया था, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बाय करके यूज किया था, दैट इज ए परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट ऑन हर पार्ट, ठीक है। और उसको हम क्या मानेंगे, अगर वो परफॉर्म कर लिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो इस वजह से जो कोर्ट है उसने कह दिया था कि आपने ऑफर दिया है क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि मेरा प्रोडक्ट तुम यूज करो, ये ऑफर था, और मिसेस कार्लिन ने तुम्हारे कहे अनुसार वो प्रोडक्ट यूज किया और उसके बाद जो तुमने प्रॉमिस किया था वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम फुलफिल करो। So she had already accepted the offer because she has performed the particular act that you had asked her to perform. दो मतलब चाहे वो पर्टिकुलरली होती एक बंदे के टुवर्ड्स डायरेक्टेड या टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, जो कि सर्टेन पर्सन को होता है। यहाँ पे बोल्टन वर्सेस जोन्स वाला था, क्या था, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे हमने ब्रोकलहर्स्ट वाला करा था कि बोल्टन ने ब्रोकलहर्स्ट से बिजनेस खरीदा था, जोन्स जो है ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर था और उसने इसलिए टू सेट ऑफ हिज डेट अगेंस्ट ब्रोकलहर्स्ट। तो बोल्टन ने अपनी मर्जी से ही आता किया पैसे मांगे तो कहता मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि मैं ब्रोकलहर्स्ट के अगेंस्ट अपना वो वेव करूंगा, तो कोर्ट ने कहा क्योंकि तुम्हारे को तो बोला ही नहीं था, उसका तो स्पेसिफिक ऑफर था
एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, किसके साथ था, ब्रोकलर्स के साथ, तो तुम कहाँ से बीच में आगे बोलते हैं, ठीक है। अब फिर समझ आ गया ना कैसे लिखोगे, बोल्टन वर्सेस जोन्स स्पेशल ऑफ, समझ गए कैसे प्रेजेंट करना। फिर क्रॉस ऑफर क्या होता है, जहां पे आइडेंटिकल ऑफर क्या कहते हैं, क्रॉस ऑफर। और यहाँ पे मतलब कि वो माना जाता है कि किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया और पार्टी जो है एक कोई भी किसी एक का एक्सेप्ट कर लोगे आप, समझ गए, मतलब एक बारी के लिए दोनों को दोनों खत्म हो जाएंगे। काउंटर ऑफर जहां पे हमने क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी, मॉडिफिकेशन तो होगी इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर, ठीक है। तो इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, ठीक है। और जैसे वही प्लॉट वाला था कि ए ने बी को प्लॉट सेल करने का बोला कि मैं तेरे को बेचूंगा, और बी कहता कि तू मुझे उसकी जगह 10 लाख रुपए दे दियो, बी कहता मैं खरीदूंगा बट मैं 8 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पे बट लगा के जो उसने टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर माना जाएगा और खत्म हो जाएगा वो ओरिजिनल ऑफर। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर क्या होता है, वो वाले ऑफर्स जो कि टाइम पीरियड के लिए ओपन होते हैं फॉर एक्सेप्टेंस, जैसे टेंडर्स इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर must be capable of making legal relations. Second, must be certain not vague, ये भी हम पढ़ चुके हैं। must be communicated to the offeree, अगर आपने बताया ही नहीं होगा ऑफरी को कि मैं तुम्हारे को ऑफर दे रहा हूँ, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, सीधी सी बात है ना। अगर ऑफरी को या एक्सेप्टर को पता ही नहीं होगा कि मुझे कोई ऑफर मिल रहा है, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। जैसे ए ने अगर बी को बोला ही नहीं विल यू मैरी मी, तो बी कैसे कह देगी यस या नो, ठीक है ना। Okay, acceptance of offer in the ignorance of offer is not acceptance and does not confer any right. यहाँ पे एग्जाम्पल हमने केस क्या किया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यहाँ पे क्या था, गौरी दत्त का नेफ्यू जो है लालमन दत्त, लालमन शुक्ला कौन था, सर्वेंट था गौरी दत्त का। उसने क्या किया था, अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए सर्वेंट को बाहर भेज दिया। मीनवाइल उसने उसके पीछे से क्या करा, एक ऑफर निकाल दिया कि जो कोई भी मेरे नेफ्यू को मुझसे डायरेक्ट, तो उसको मैंने सर्टेन अमाउंट जो भी है दिया नहीं हुआ वो दे दूंगी एज रिवॉर्ड, ठीक है। क्या हुआ, सर्वेंट जो है लालमन शुक्ला वो नेफ्यू को ढूंढ के ले आता है और दे देता है गौरी दत्त। उसके बाद उसको पता चलता है कि ऐसा कोई ऑफर निकला था, ठीक है। उसने गौरी दत्त को बोला उसे तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है, तो मैंने पहले भेज दिया था। लालमन शुक्ला ने क्या करा, उसके लिए केस कर दिया। तो कोर्ट ने कहा अगर तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो तुम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी तुम मेरे को लीगली इन्फोर्स कर नहीं सकते, इसके अगेंस्ट कोई केस हो नहीं सकता, ठीक है। दिस इज अ जनरल ऑफर टू पीपल, टू एवरीबॉडी, बट विदाउट बॉडी से अब बॉडी की मछली वो बात दे क्या है? वो कंसिडरेशन वो चीज अलग है। दिया था मेरे उसने ऑफर में पहले फिर भी फिर भी गॉट इट, गॉट इट। ये अलग अलग दो ऑफर हो ना, उसने उसको बोला जाके के ना वो ले आया, अब उसके पीछे से उसने दूसरा ऑफर किया, ठीक है। अब वो यहाँ पे थे, अगर ये बोलता कि मैं तुम्हारा नेफ्यू तब तुम्हें दूंगा, पहले तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे, तो वो उसकी तरफ से एक ऑफर हो जाता लाल, ठीक है ना, वो अलग ऑफर हो जाएगा। चलो, मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, ऑब्वियसली हम क्यों ऑफर करते हैं, ताकि हमें दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस मिले। मस्ट मे बी कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल मतलब अगर मैंने कह दिया कि प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, मतलब जो मैंने ऑफर किया उसकी एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। RFT NEFT इसके थ्रू पेमेंट्स होनी चाहिए, चेक कैश किसी भी तरीके, जो भी मैं कंडीशन डाल दूं वो हो सकता है, ऑफर में हो सकता है, एक्सेप्टेंस में नहीं हो सकता। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कह रहे
कि ऐसा कुछ ऑफर अगर आप मुझे करोगे या नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मैं मानूंगी तुमने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। ठीक है, हुआ ऐसे थोड़ी ना होता है। ये कह रहे हैं कि तुमने अगर कोई एक offer भी तुम नहीं मानोगे, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं करना है, मतलब ये होना चाहिए जनरली कि नहीं करना एक्सेप्ट, ये थोड़ी ना कि करना एक्सेप्ट। कह रहे हैं कि अगर ऑफर में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसको अगर आप नहीं मानते हो तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक्सेप्ट होगी। इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल भी नो, कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। फिर है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। ये क्या है कि एक फादर ने कहा कि आई इंटेंड टू ट्रांसफर ऑल माई प्रॉपर्टीज इन योर नेम। अपने बच्चे को बोल दिया उसने, ठीक है मेरे इंटेंशन है, कोई बिल नहीं बनाई उसने, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ बोला, जैसे साहिल सर ने बोला कि जिसके 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको मैं कैश रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, दैट इज अ मेयर इंटेंशन, यू कैन नॉट bind the other person into any sort of legal relationships in it. ठीक है, and it is not an offer, it's just a mere intention. Next is invitation to offer. Invitation to offer क्या होता है? It is made to induce offers. Offers लेने के लिए, मतलब ऑफर्स मंगवाने के लिए जब हम इनवाइट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। हमने एग्जांपल्स दिए थे, ऑप्शन सेल, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रोस्पेक्टस, ये सारे एग्जांपल्स क्या थे? इनविटेशन टू ऑफर के थे। डिटेल में करेंगे आगे। मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने केस किया था, इस केस का नाम क्या था? हार्वी वर्सेस पेसी या फिर मैक पर्सन पर्सन वर्सेस अपना, जो भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, जो कंपनी या हार्वी, इसने क्या कहा, इसने केसेस पूछा कि क्या तुम मुझे अपना बम्पर वॉल पेन देख दोगे और उसका लोएस्ट कैश प्राइस कोट कर दो, ये कितने में दिखेगा? तो इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया, ये ऑफर था ना सही, इसने इसका आंसर नहीं दिया। किसने? फेसी ने, जो ये कंपनी है उसने इसका ऑफर नहीं दिया, विल यू बाय, लेकिन उसने ये कैश प्राइस मिनिमम वो ऑफर करना चाहता वो बता रहा कि इतने का मतलब बिक सकता है, लोएस्ट प्राइस इसका ये है। तो कह रहे हैं इन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन ये दे दी, किसका रिप्लाई नहीं किया, तो ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं भी है। इट इज अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। जैसे हाँ ये क्या है, ये वाला सही है। तो मैं इस केस में क्या होगा, ये बी को बोला कि क्या तुम मुझे बेचोगे, उसने उसका रिप्लाई नहीं किया, काम बता दी 80,000 मतलब मिनिमम प्राइस है इसका। ये क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन। फिर है, हाँ ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये वाला सेम केस अलग कर दिया इन्होंने। बस कह रहे अगर कोई दुकान में आप जाते हो, उसमें ड्रेस है, कोई आइटम है, कुछ भी है, तो तुम दुकानदार को फोर्स नहीं कर सकते कि तुमने न्यूज़पेपर है, दुकानदार की नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचेगा। दैट इज जस्ट एन इनविटेशन टू, ठीक है, इट इज नॉट एन, मर्जी है दुकानदार की तुम्हारा ऑफर माने ना माने, तुम्हारे को बेचे ना बेचे। ठीक है ना, हो सकता है उसने किसी के लिए ऑलरेडी बेची हो ड्रेस और सिर्फ डिस्प्ले के लिए हो, ठीक है ना, वैसे रखी उसने, उसने बोला हो कि ये जो ऑफर है आपके लिए 6 बजे तक खुला है, उसने कहा 6 बजे के बाद अगर मैं नहीं आया तो तुम किसी और को बेच देना। तो 6 बजे तक तो अगर उसने किसी को कमिटमेंट की हुई है, उतने मीनवाइल दानिश आ जाए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस लेनी है, तो क्या वो, मतलब जरूरी थोड़ी ना दुकानदार उसको देगा, क्योंकि आरब ने तो ऑलरेडी बुक की हुई है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 6 बजे तक, इसलिए। ठीक है, a red herring prospectus, कह रहे हैं इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये क्या होता है मोहित? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात कर रही हूँ। ये वोबला प्रोस्पेक्टस होता है जो कि कंपनी पहली बार जो अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, आईपीओ जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस टाइम पे जो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस
क्या कहते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या होता है जब हम आईपीओ को होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब फर्स्ट टाइम जब पब्लिक ने क्या करती है, शेयर बेचने के लिए मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। एंड इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। मर्जी है कंपनी की, HERRING। इनविटेशन टू ऑफर हमने डिस्कस कर लिया, यही है। हेयर एन इनविटेशन इज मेड टू अदर्स टू मेक एन ऑफर। सेल ऑफ गुड्स थ्रू ऑक्शन इज जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट। दोज हु विश टू बाय कैन ऑफर एंड फाइनल जो कंडीशंस है वो अपॉन एक्सेप्टेंस जो है हम कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है, फिर है, हाँ जी, केस है हैरिस वर्सेस निकरसन। इसके बारे में डिटेल्स कुछ गिवन यहाँ पे स्टडी मैट में। इट इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर, कह रहे हैं इनविटेशन ऑफ ऑफर क्या है, ऑफर नहीं है, सिर्फ ऑफर की सर्कुलेशन है कि तुम आओ और मुझे ऑफर दो। ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स, मतलब ऑफर्स आए, इंड्यूस कर रहे हैं अदर्स को कि तुम मुझे ऑफर्स दो। ऑप्शन बिड में क्या आ रहा है बच्चे, मैं ऑप्शन सेल कर रही हूँ, आप सारे बिडर्स यहाँ बैठे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मुझे ऑफर्स दोगे। आई एम इंड्यूसिंग ऑफर्स, मैं कह रही हूँ ये कॉपी कितने की तुम खरीदोगे, आप कह रहे हो 5 रुपए, 7 रुपए, 10, 20, 40, 50, मैं कहूँगी 100, 50। ये क्या, मैं ऑफर्स इंड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, अब ये देखो क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली emerges इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कह रहे हैं अगर हमने इनविटेशन ऑफ ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आपने कोई मुझे ऑफर दिया कि मैं, आप कहते हो मुझे ये मैं खरीदूंगा 50, क्योंकि, ठीक है, मैं कह रही हूँ ओके, तो अब आगे क्या हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ नेगोशिएट करें कि मुझे इसको देना है, इस डेट पे डिलीवरी चाहिए, या मैं इस मोड के थ्रू पेमेंट करूंगी। ये सारी बाद में जो है नेगोशिएशंस कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन से एक अलग चीज है, वहां पे हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बट ये कह रहे हैं इट इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा कि आपने इन्विटेशन जो है तो वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो क्या है, इट ओनली इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर। क्लियर, तो ये सबने लिखी हुई है लाइन, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस लाइन को। आपने लिखी हुई है दानिश, नहीं तो PDF सेंड कर दो, लिखी हुई कितना बजे कर दो। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, हाफ एन आवर का ही रहेगा, क्योंकि अब ये तो रिसेंट था, ये याद आ जाएगा आपको जल्दी जल्दी। ओके।